नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनी शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस माइनिया में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह वीडियो करंट अफेयर्स की वीडियो होगी जो पिछले 2 से 3 दिनों के घटनाक्रमों का प्रश्नों के रूप में संकलन है, जो आगामी आने वाली विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। आइए आज के पहले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में बाजरा वर्ष 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित किया गया है। दोस्तों, इसका आयोजन रोम में किया गया है। बाजरा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का आयोजन कहाँ किया गया है? रोम में किया गया है। आइए अन्य पहलुओं को भी देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी फाओ ने इटली में रोम कहाँ है? इटली की राजधानी रोम है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। ठीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा है, भारत अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज यानी मिलेट्स वर्ष 2023 के जश्न को आगे बढ़ाएगा और पौष्टिक अनाज की खेती एवं सेवन को बढ़ावा देने के लिए अभियान चलाएगा। ठीक है, ये हमारे प्रधानमंत्री का वक्तव्य है। बाजरा वर्ष के संदर्भ में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे इस समारोह में भारत का नेतृत्व किया। भारत का नेतृत्व किन्होंने किया था? केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आइए फाओ जान लेते हैं। फाओ क्या है? खाद्य और कृषि संगठन, जिसे फाओ कहते हैं अंग्रेजी या फेओ। खाद्य और कृषि संगठन यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय रोम में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। मुख्यालय कहाँ है? रोम में। ठीक है। संगठन का उद्देश्य क्या है? बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खाद्य पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि करना तथा कुपोषण को दूर करना इसका उद्देश्य है। ठीक। फाओ के कितने सदस्य हैं? इस समय 197 सदस्य हैं, जिसमें यूरोपीय संघ भी शामिल है। इसका क्या है? द्विवार्षिक सम्मेलन आयोजित करता है। ये इसका सम्मेलन कब होता है? प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजित किया जाता है। ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। किस बैंक ने हाल ही में वित्तीय सुरक्षा पर EAG पुरस्कार जीता है? दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा यानी बॉब ने वित्तीय सुरक्षा पर EAG पुरस्कार जीता है। ठीक। आइए जानते हैं इस अन्य पहलुओं को। राज्य के स्वामित्व वाले बैंक ऑफ बड़ौदा ने 6 दिसंबर 2022 को एक विज्ञप्ति में कहा कि उसने 10 अक्टूबर 2022 को सोची कहाँ पे? रूस में आयोजित वित्तीय सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड EAG पुरस्कार प्राप्त किया है। ठीक है। यह भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक, BOB यानी बैंक ऑफ इंडिया, SBI के बाद दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है। ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद का मुकाबला करने वाला यूरेशियन ग्रुप यानी EAG एक यूरेशियन ग्रुप का एक FATF प्रकार का क्षेत्रीय है संगठन है, जिसमें भारत सहित कुल कितने सदस्य हैं? इसमें 9 सदस्य शामिल हैं। EAG में कितने सदस्य हैं? भारत सहित 9 सदस्य शामिल हैं। ठीक। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF वैश्विक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी टेररिस्ट फाइनेंसिंग बॉडी है। FATF क्या है? वैश्विक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी टेररिस्ट फाइनेंसिंग बॉडी है FATF। ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नौकरियों के लिए नया AI आधारित कौशल पोर्टल तैयार किया है? दोस्तों, वह राज्य कर्नाटक है। कर्नाटक ने नौकरियों के लिए AI आधारित कौशल पोर्टल तैयार किया है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने हाल ही में सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? दोस्तों, असम राज्य सफाई कर्मचारी विभाग की स्थापना या असम राज्य ने सफाई कर्मचारी मंत्रालय की स्थापना की है। ठीक। आयोग की स्थापना की है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में एंटी मिक्रोबियल प्रतिरोध पर तीसरा वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? दोस्तों, इसका आयोजन ओमान में किया गया है।
एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध पर तीसरा वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ओमान में। ठीक है, ओमान की राजधानी क्या है दोस्तों? मस्कट। मस्कट ओमान की राजधानी है। ठीक, ओमान में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर तीसरा वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। ठीक, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट पर तीसरे वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध के लिए काउंटर मेजर्स में तेजी लाना और इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, यह इसका उद्देश्य है। ठीक है, 2022 सम्मेलन का विषय क्या यानी थीम क्या है? द AMR फ्रॉम पॉलिसी टू वन हेल्थ एक्शन, फ्रॉम पॉलिसी टू वन हेल्थ एक्शन। ठीक, इसका थीम है। यह रोगाणुरोधी प्रतिरोध के मुद्दे को संबोधित करने के लिए वन हेल्थ एक्शन पर बातचीत का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, इस सम्मेलन में दुनिया भर के 40 से अधिक देशों ने हिस्सा लिया। कितने? 40 से अधिक देशों ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया है। ठीक, रोगाणुरोधी प्रतिरोध क्या है आइए जानते हैं। एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस क्या है? रोगाणुरोधी दवाओं के प्रशासन के बावजूद सूक्ष्मजीवों के बने रहने और बढ़ने की क्षमता है। ठीक है, रोगाणुरोध प्रतिरोध, जब सूक्ष्मजीवों रोगाणुरोधकों के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी हो जाते हैं तो मानक उपचार अप्रभावी हो जाते हैं और कभी कभी कोई वांछित परिणाम नहीं देते हैं। इससे उपचार की विफलता और मनुष्यों और जानवरों और पौधों में बीमारी और मृत्यु दर में वृद्धि हो जाती है। ठीक, जब उनकी प्रतिरोध की क्षमता जो होती है नगण्य हो जाती है या जो परिणाम मिलना चाहे वो नहीं मिलता, तो उससे क्या होती है? मनुष्यों, जानवरों, पौधों में बीमारियों और मृत्यु दर में वृद्धि होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों, तासी रावस्तान को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। कहाँ के? जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में 9वीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया गया? गोवा। दोस्तों, गोवा में 9वीं आयुर्वेदिक कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट। हाल ही में वाराणसी में यूनिवर्सल कवरेज डे 2022 का उद्घाटन किया है। कौन किया है? आनंदीबेन ने वाराणसी में यूनिवर्सल कवरेज डे का उद्घाटन किया है। ठीक है, आइए जानते हैं क्या है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 10 और 11 दिसंबर 2022 को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यानी UHC 2022, इसका हिंदी अर्थ है सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवच विषयक 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इसका उद्घाटन किया। ठीक, कार्यक्रम का आयोजन इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष हॉल में किया गया। इसका आयोजन कहाँ किया गया? रुद्राक्ष हॉल में। एक कहाँ अवस्थित है? वाराणसी में। इसका उद्घाटन लास्ट ईयर प्रधानमंत्री जी ने किया था। ठीक है, सार्वजनिक स्वास्थ्य कवच का लक्ष्य क्या है? सभी लोगों को आवश्यक उन प्रोत्साहन युक्त रोकथाम युक्त उपचार युक्त और पुनर्वास युक्त स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच मिले जो पर्याप्त गुणवत्ता युक्त प्रभावकारिता रखती हो। ठीक है, साथ ही यह भी सुनिश्चित हो सके कि लोगों को इन सेवाओं को प्राप्त करने में कोई वित्तीय कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, ये इसका उद्देश्य है। ठीक, सार्वजनिक स्वास्थ्य कवच का लक्ष्य है यानी यही उसका उद्देश्य है। वर्ष 2017 में संयुक्त राष्ट्र ने 12 दिसंबर को आधिकारिक रूप से इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे घोषित किया था। ठीक, UHC दिवस की विषय वस्तु क्या है? बिल्ड द वर्ल्ड वी वांट। इसकी थीम क्या है? विषय वस्तु UHC दिवस का बिल्ड द वर्ल्ड वी वांट अ हेल्दी फ्यूचर फॉर ऑल। इसका अर्थ है अपने वांछित विश्व की रचना सबके लिए स्वास्थ्यपूर्ण भविष्य है। इसका ये है
ये क्या है, इसका क्या है आधिकारिक रूप, ये विषय वस्तु है, मूल वर्ड ये, ठीक है, मूल वर्ग, थीम वर्क जिसे कहते हैं थीम। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण कौन से स्थान पर है। दोस्तों उनको रैंकिंग प्रदान किया गया है 36वीं रैंक, ठीक है। आइए अन्य तथ्यों को जानते हैं। फोर्ब्स ने दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की वार्षिक सूची जारी कर दी है, जिसमें भारत की 6 महिलाओं को शामिल किया। भारत की कितनी महिलाओं को? 6 महिलाओं को शामिल किया गया है, ठीक है। फोर्ब्स द्वारा जारी लिस्ट में निर्मला सीतारमण को 36वां स्थान प्रदान किया गया है, ठीक। एचसीएल टेक चेयरपर्सन की रोशनी नादर मल्होत्रा इस साल लिस्ट में 53वें स्थान पर रही हैं, ठीक। इस सेबी के चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच को 54वां रैंक दिया गया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्षा सोमा मंडल को 67th रैंक। बायोकान की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शाह को 72वां और नायका की सीईओ फाल्गुनी नायर को 89th रैंक प्रदान किया गया है। 6 महिलाओं को शामिल किया गया है, ठीक है, जो टॉप 100 में है। इस सूची में यूरोपीय आयोग की अध्यक्षा उर्सुला वान डेर लेयन शीर्ष पर रही हैं। यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्षता क्रिस्टीन लेगार्ड सूची में दूसरे स्थान पर, तथा अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को सूची में तीसरा स्थान प्रदान किया गया है, ठीक है। शीर्ष स्थान पर कौन है? उर्सुला वान डेर लेयन, जो कि क्या है, यूरोपीय कमीशन की क्या है, ये अध्यक्षा है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। प्रकृति को बचाने के लिए हाल ही में कहाँ पर COP25 शुरू किया गया? दोस्तों कनाडा में COP25 शुरू की गई है। ये COP है जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, यानी जिसे पार्टियों के सम्मेलन यानी COP15 के रूप में जाना जाता है, ठीक। 7 दिसंबर 2002 को मॉन्ट्रियल कनाडा में शुरू हुआ। यह 2 सप्ताह तक चलने वाला सम्मेलन है, जो 7 से 19 दिसंबर से मूल रूप से अक्टूबर में इसका आयोजन जो मूल रूप से अक्टूबर में कुनमिंग यानी चीन में आयोजित होना था, लेकिन चीन में कोविड की स्थिति के कारण इसे कनाडा में शिफ्ट कर दिया गया है, ठीक है। ये कहाँ मूल रूप से आयोजित होना था इसको? कुनमिंग चीन में, ठीक है, जिसको कोविड के कारण शिफ्ट कहाँ कर दिया गया? कनाडा के मॉन्ट्रियल में, ठीक। जैविक विविधता सम्मेलन प्रकृति पर केंद्रित है। यह UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज द्वारा आयोजित पार्टियों के सम्मेलन यानी COP से अलग है, जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की समस्या पर ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जान लेते हैं क्या है। यह एक बहुपक्षीय संधि है जो 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक। कब? 1992 में रियो डी जेनेरियो में, ठीक है। 29 दिसंबर 1993 को इसे लागू हुआ। वर्तमान में 194 देश इसके हस्ताक्षर करता है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? दोस्तों मालदीव के साथ RBI ने ऐसा एग्रीमेंट हस्ताक्षर किया है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण यानी MMA के साथ मुद्रा स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता को RBI से अधिकतम 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक की कई किस्तों में निकासी करने में सक्षम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। दीना बोलुआर्टे को हाल ही में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? दोस्तों दीना बोलुआर्टे को पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय बुनियादी ढांचा को
बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला जमानत बांड बीमा उत्पादन लॉन्च यानी श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट करने जा रहा है, लॉन्च करने जा रहा है। दोस्तों ये है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, ठीक है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय बुनियादी ढांचा क्षेत्र में तरलता को बढ़ाने के लिए भारत का पहला जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद का लॉन्च करेंगे, ठीक है। जमानत बॉन्ड बैंक गारंटी में फंसी ठेकेदारों की कार्यशील पूंजी को राहत देकर बुनियादी ढांचा क्षेत्र में तरलता बढ़ाने में मदद करेगी, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। किन संस्था ने चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए $780 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? दोस्तों एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने चेन्नई मेट्रो के लिए $780 मिलियन का ऋण मंजूर किया है, ठीक है। आइए देखते हैं अन्य पहलू। एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक ने चेन्नई मेट्रो के लिए लाइनें बनाने और बस और फीडर सेवाओं के साथ नेटवर्क की कनेक्टिविटी में सुधार के लिए $780 मिलियन के वित्त पोषण को मंजूरी दी है, ठीक है। इस परियोजना में 10.1 किलोमीटर एलिवेटेड सेक्शन और 9 मेट्रो स्टेशन, 10 किलोमीटर अंडरग्राउंड सेक्शन आदि का निर्माण होगा, ठीक। $780 मिलियन में, ठीक है। आइए जानते हैं एशियाई बैंक क्या है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक क्या है। एशियाई विकास बैंक एक बहुपक्षीय वित्तीय संस्था है। कैसी संस्था है? बहुपक्षीय वित्तीय संस्था है, ठीक है। इस बैंक की स्थापना एशिया और प्रशांत क्षेत्रों में आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से की गई थी। इसकी स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? एशिया और प्रशांत क्षेत्रों में आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 19 दिसंबर 1966 को एशियाई देशों के आर्थिक विकास को सरल बनाने के लिए की गई थी, ठीक है। एडीबी की स्थापना के समय कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 31 थी। 31 सदस्य इसके इस्टेब्लिशमेंट के समय थे। लेकिन अब एडीबी के पास कितने सदस्य हैं? 68 सदस्य हो गए हैं, जिसमें 49 एशिया के हैं और पैसिफिक से हैं और 19 बाहरी सदस्य देश हैं, ठीक है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ये है सर मनीला, फिलीपींस में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में सिडनी मैकलॉगलिन लेवरोन और किसने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड जीता है? दोस्तों पोल वाल्टर, मोंडो डुप्लांटिस, ठीक है। इनके अलावा सिडनी मैकलॉगलिन लेवरोन के अलावा पोल वाल्टर, मोंडो डुप्लांटिस ने जीता है एथलीट ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड, ठीक। विश्व चैंपियन अमेरिकी बाधा खिलाड़ी सिडनी, एक कौन सी खिलाड़ी है? किस के लिए कौन सी खिलाड़ी है? क्या खेलती हैं? कौन सी स्पोर्ट में स्थान रखती हैं? बाधा खिलाड़ी यानी जो बाधा दौड़ होती उसकी प्लेयर हैं, ठीक है। मैकलॉगलिन लेवरोन और स्वीडन की हैं पोल वाल्टर, मोंडो डुप्लांटिस। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार इन्होंने जीता है, ठीक है। मैकलॉगलिन लेवरोन ने विश्व महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ का रिकॉर्ड 2 बार तोड़ा है, ठीक है। और डुप्लांटिस ने 3 साल में दूसरी बार 2002 में 3 विश्व रिकॉर्ड के साथ मार्च में पुरुषों के विश्व इंडोर खिताब और जुलाई में विश्व आउटडोर स्वर्ण के साथ पुरस्कार का दावा किया है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। किस देश में हाल ही में जीवाणु संक्रामक स्ट्रेप ए से बच्चों की मृत्यु दर्ज की गई? दोस्तों यूके में स्ट्रेप ए के प्रकोप से बच्चों में मृत्यु दर्ज की गई है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किसने क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर रिपोर्ट जारी की है? फ्रेंड्स यह रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की गई है। 2 दिवसीय भारत जलवायु और विकास भागीदारों की बैठक के दौरान केरल राज्य के साथ साझेदारी में विश्व बैंक द्वारा क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर शीर्षक से एक नई रिपोर्ट जारी की है। किस राज्य के सहयोग से?
केरल राज्य के सहयोग से। कौन जारी किया? वर्ल्ड बैंक ने। कौन सी रिपोर्ट? क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर। ठीक है। रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु क्या हैं, आइए जान लेते हैं। रिपोर्ट में भारत जल्द ही बताया गया है, भारत जल्द ही दुनिया में उन पहले स्थानों में से एक बन सकता है जहां गर्म हवाएं मानव के जीवित रहने की सीमा को पार कर सकती है। यानी रिपोर्ट में भारत की काफ़ी आने वाले समय में आबो हवा काफ़ी भयानक यानी बीभत्स होने वाली है, ऐसी इस रिपोर्ट में भविष्यवाणी की गई है। ठीक है। जो कि दुनिया में जहाँ गर्म हवाएं मानव के जीवित रहने की सीमा को पार कर सकती हैं। ठीक। हीट वेव पहले से ही घटित हो रही हैं और भारत में सामान्य से अधिक समय तक रहेंगी, यानी कि अब गर्मी के सीजन में बढ़ोतरी होगी। ठीक है। कब? पूरे भारत में सीमांत, इससे क्या होगा? भारत में सीमांत और गरीबी समुदाय पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन से होंगे? सीमांत और गरीब समुदाय सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि वे खराब हवादार गर्म और भीड़ भाड़ वाले घरों में बिना कूलिंग के रहते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा प्रभाव इन्हीं वर्गों पर पड़ेगा। ठीक है। कूलिंग एक्शन प्लान 2019 के आकलन के अनुसार केवल 8% भारतीय घरों में एयर कंडीशनिंग इकाइयाँ हैं। ठीक है। कितने प्रतिशत लोग भारतीयों के पास? 8% भारतीयों के पास। ठीक। कार्यबल की उत्पादकता पर भी प्रतिकूल पड़ेगा। जैसी बात है, अगर ऐसे विपरीत परिस्थिति वाले मौसम होंगे तो हमारे कार्यबल पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। देश में 75% कार्यबल यानी 380 मिलियन लोग गर्मी से प्रभावित श्रमिकों पर निर्भर हैं। कुछ जीवन के लिए खतरनाक तापमान में भी काम कर रहे हैं। ठीक। G20 क्लाइमेट रिस्क एटलस जो कि 2021 में जारी की गई थी, चेतावनी दी गई है कि यदि कार्बन उत्सर्जन उच्च रहता है तो 2036 से 2065 तक पूरे भारत में हीट वेव 25 गुना अधिक समय तक रहने की उम्मीद है। यानी कि जो अभी है उससे 25 गुना अधिक समय तक रहने की उम्मीद है, ऐसा इसमें दर्शाया गया है G20 के क्लाइमेट रिस्क एटलस में। ठीक है। आइए जानते हैं विश्व बैंक क्या है। विश्व बैंक एक बैंक है जो दुनिया भर में देशों को उनके प्रोजेक्ट्स के लिए लोन देता है। विश्व बैंक को शुरुआत में इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कहा जाता था, जिसे बाद में विश्व बैंक कहा जाने लगा है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में, किसके? ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में हुई थी। ठीक है। शुरुआत में इसका उद्देश्य क्या था? 1944 के द्वितीय विश्व युद्ध में तबाह हुए देशों के रिकंस्ट्रक्शन के लिए लोन देना था। ठीक है। रिकंस्ट्रक्शन के लिए लोन देना था, लेकिन बाद में रिकंस्ट्रक्शन से हटकर फोकस डेवलपमेंट पर चला गया। ठीक। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में इसका मुख्यालय है। ठीक। विश्व बैंक का उद्देश्य क्या है? गरीब देशों को सस्ती दरों पर कर्ज मुहैया कराना। भारत ने भी कई प्रोजेक्ट के लिए विश्व बैंक से कर्ज लिया है। विश्व बैंक बांध, सड़क, इलेक्ट्रिकल ग्रिड, सिंचाई सुविधाओं के लिए देशों को लोन देता है। 1956 में इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के गठन के बाद विश्व बैंक विकासशील देशों में विकास योजनाओं के लिए निजी कंपनियों को भी लोन देने लगा है। ठीक है। ये क्या करता है? निजी कंपनियों को भी लोन देता है विश्व बैंक। ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। किस राज्य की कैबिनेट ने हाल ही में एतिना होल परियोजना लागत में 179% वृद्धि को मंजूरी दी है? वो राज्य है कर्नाटक। एतिना होल परियोजना कहाँ संचालित किया जा रहा है? कर्नाटक में। ठीक है। आइए इसके अन्य पहलुओं को जानते हैं, है कहाँ एतिना होल परियोजना? या कर्नाटक सरकार द्वारा हासन जिले में नेत्रावती नदी से चिकमंगलूर, तुमकुरू, बंगलुरु ग्रामीण, रामनगर, चिकबल्लपुर, कोलार जिले के लोगों को पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? हासन जिले के नेत्रावती नदी से चिकमंगलूर, तुमकुरू, बंगलुरु ग्रामीण, रामनगर, चिकबल्लपुर और कोलार जिले में पानी उपलब्ध कराने का उद्देश्य है। ठीक है। ये क्षेत्र जो है खासकर बंगलुरु में गर्मी में वहाँ पानी की बड़ी दिक्कत हो जाती है। इवन पिछली वर्ष तो पानी की बहुत ही किल्लत सामने आई थी। इस समस्या को दूर करने के लिए इस परियोजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। ठीक है। हालांकि इस परियोजना का बहुत पर्यावरणविदों द्वारा विरोध भी किया जा रहा है,
क्योंकि वहाँ वनस्पतियों का इस परियोजना से के धारा को मोड़ देने से बहुत से वनस्पतियों का विनाश होने की संभावना व्यक्त किया जा रहा है। और इससे क्या होगा, जंगल नष्ट होंगे तो जानवर के आवास भी नष्ट होंगे, जिससे उनका प्रवेश मानव वाले क्षेत्रों में होगा, जिससे मानव और जानवरों का, जंगली जानवरों का संघर्ष भी बढ़ जाएगा, जो भविष्य में संभावना व्यक्त की जा रही कि देखने को मिलेगा। ठीक है, इसीलिए इसका विरोध किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में एनडीडीबी के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? दोस्तों, मीनेशी शाह को एनडीडीबी के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, आइए अन्य तथ्यों को देखते हैं। भारत सरकार ने 9 दिसंबर 2022 को जारी एक आदेश में मीनेशी शाह को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी एनडीडीबी का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी एनडीडीबी क्या है, ये जानते हैं। इसकी स्थापना 1966 में सोसाइटी अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में की गई थी। ठीक है, एनडीडीबी के पहले अध्यक्ष कौन थे? कुरियन, वर्गीज कुरियन जी थे। ठीक है, जिन्हें भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक, यह मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? गुजरात के आनंद जिले में इसका मुख्यालय स्थित है। मीनेशा वर्तमान में इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं अभी हाल में। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए निजी सदस्य विधेयक किसने पेश किया है? दोस्तों, किरोड़ी लाल मीणा ने समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक निजी विधेयक सदन में पेश किया है। ठीक है, आइए अन्य पहलुओं को जानते हैं। भारत में एक समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग करने वाला एक निजी सदस्य विधेयक राज्यसभा में भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा द्वारा पेश किया गया था। ठीक, संहिता क्या करता है? धर्म आधारित व्यक्तिगत कानूनों को खत्म करने का प्रयास करती है। जो समान नागरिक संहिता क्या है, आ जाने से जो विभिन्न धर्मों को उनके व्यक्तिगत पर्सनल लॉज मिले हैं उनको वो समाप्त हो जाएंगे और ये समान नागरिक संहिता भी ही प्रवेल करेगी। ठीक है, इसीलिए इसका विभिन्न धार्मिक संगठनों द्वारा विरोध किया जा रहा है, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। आइए जानते हैं समान नागरिक संहिता क्या है। समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिए कानून सुनिश्चित करेगी जो सभी धार्मिक और आदिवासी समुदायों पर उनके व्यक्तिगत मामलों जैसे संपत्ति, विवाह, विरासत, गोद लेने आदि में लागू होगा। इसका मतलब यह है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट आवेदन अधिनियम 1937 जैसे धर्म पर आधारित मौजूदा व्यक्तिगत कानून तकनीकी रूप से समाप्त हो जाएंगे या भंग हो जाएंगे। ठीक है, एक समान नागरिक संहिता की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? दोस्तों, वह अनुच्छेद है आर्टिकल 44। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के मुताबिक राज्य भारत के पूरे देश क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। ठीक है, यानी संविधान सरकार को सभी समुदायों को उन मामलों पर एक साथ लाने का निर्देश दे रहा है जो वर्तमान में उनके संबंधित व्यक्तिगत कानूनों द्वारा शासित है। और जैसा आपको पता है कि नीति निर्देशक तत्व में इसका उल्लेख किया गया और नीति निर्देशक तत्व क्या है, ये इन्फोर्सेबल नहीं है। ठीक, कानून के द्वारा इसको इन्फोर्स कराया जा सकता है, राज्य सरकारें इस पर कानून बना सकती हैं इन्फोर्स करने के लिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने दिसंबर 2022 में किस शहर में स्वच्छता कर्मचारी विकास योजना का शुभारंभ किया? दोस्तों, मदुरई जिला से M.K. स्टालिन ने शहर में स्वच्छता कर्मचारी विकास योजना का शुभारंभ किया। ठीक है, मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने मदुरई में स्वच्छता कर्मचारी विकास योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने एक मोबाइल ऐप SHWS यानी स्वच्छता कर्मचारी स्वास्थ्य कल्याण और सुरक्षा भी लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा भारत में दिव्यांगों के लिए
एक अलग विभाग स्थापित करने वाला पहला राज्य है। दोस्तों वो पहला राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पहला ऐसा राज्य है जहाँ दिव्यांगों के लिए एक अलग विभाग स्थापित किया जाएगा। ठीक है, दिव्यांगों के लिए एक अलग विभाग स्थापित करने वाला महाराष्ट्र पहला भारत का पहला राज्य है। यह शैक्षिक व्यावसायिक रूप से राज्य में शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम लोगों की सेवा करने के लिए स्थापित किया गया है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला भुगतान गेटवे बन गया है? दोस्तों रेजर पे क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला भुगतान गेटवे बन गया है। ठीक है, रेजर पे यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे बन गया है। एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक और इंडियन बैंक के ग्राहक इसका लाभ उठा सकते हैं। कितने बैंकों का भी लाभ उठा सकते हैं? एचडीएफसी, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक के ग्राहक। ठीक है, यह पेशकश भारतीय राष्ट्रीय भुगतान यानी एनपीसीआई और भारतीय रिजर्व बैंक के डिजिटल क्षेत्र में नवीनतम नवाचार के अनुरूप हैं। ठीक है, इसकी मदद से व्यापारी रेजर पे और यूपीआई की मदद से रुपे क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका क्रेडिट कार्ड? रुपे क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकते हैं। ठीक, इस पहल से व्यवसायों और ग्राहकों को समान रूप से लाभ होगा और साथ ही क्रेडिट इकोसिस्टम को विस्तारित करने में भी मदद मिलेगी। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन चार्टर दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों यह चार्टर दिवस 8 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक, दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन चार्टर दिवस हर साल 8 दिसंबर को मनाया जाता है। 1985 में इस दिन समूह के पहले शिखर सम्मेलन के दौरान ढाका में चार्टर को अपनाया गया था। ठीक, इसी के उस उपलक्ष्य में यह चार्टर दिवस 8 दिसंबर को मनाया जाता है। आइए जानते हैं क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ यानी सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन यानी सार्क क्या है? यह दक्षिण एशिया के देशों का एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू में, नेपाल। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को। कहाँ हुई थी? ढाका में। इसका सचिवालय कहाँ पर? काठमांडू ऊपर पढ़ ही चुके हैं। इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं? इसके सदस्य देश हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। यानी कुल कितने देश हैं? 8 देश हैं। ठीक, सार्क का उद्देश्य क्या है? एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना और उनके जीवन स्तर में सुधार करना, एशिया के देशों के बीच सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग और सहायता को बढ़ावा देना। ठीक, विकासशील देशों के साथ सहयोग को बढ़ावा देना, ये इसके उद्देश्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बर्ड्स वॉचर्स की एक टीम ने अरुणाचल प्रदेश में एक अभियान के दौरान एक नई प्रजाति की खोज की है। टीम ने पक्षी का नाम क्या रखा है? उस पक्षी का नाम रखा गया है ग्रे बिल्ड ब्रेन बैबलर। ठीक है, आइए जानते हैं इसके बारे में अन्य तथ्यों को जानते हैं। बर्ड वॉचर्स की 6 सदस्यीय टीम ने अरुणाचल प्रदेश में एक अभियान के दौरान ब्रेन बैबलर की एक नई प्रजाति की खोज की है। ग्रे बेल्ड ब्रेन बैबलर ज़्यादातर म्यांमार में पाए जाते हैं और कुछ पक्षी चीन और थाईलैंड में भी पाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने निम्न में से किस नीति को मंजूरी दी है? ठीक, कर्नाटक युवा नीति को कर्नाटक मंत्रिमंडल ने हाल ही में मंजूरी दी है। अब आइए जानते हैं कर्नाटक मंत्रिमंडल ने नई कर्नाटक युवा नीति को मंजूरी दे दी है। ठीक, यह एक समर्पित बजटीय परिव्यय के अलावा युवाओं के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण, रोजगार, स्वास्थ्य और खेल कार्यक्रमों में हस्तक्षेप करने का वादा करता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। किस राज्य में भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया? दोस्तों इसका उद्घाटन केरल राज्य में किया गया है। ठीक है, भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन केरल में किया गया है। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 11 दिसंबर 2022 से देश के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल का संचालन शुरू कर दिया है। ठीक,
कहाँ से? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। किस देश ने अपने नवीनतम हाईटेक रणनीतिक बॉम्बर B-21 रेडर, क्या है? बॉम्बर B-21 रेडर, जो परमाणु पेलोड ले जाने में सक्षम है, बिना चालक दल के उड़ाया जा सकता है, का अनावरण किया? वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी USA ने हाईटेक रणनीतिक बॉम्बर B-21 रेडर को, जो कि बिना चालक दल के उड़ाया जा सकता है, का अनावरण किया है। ठीक, संयुक्त राज्य अमेरिका ने दिसंबर 2022 में अपने नवीनतम हाईटेक रणनीतिक बॉम्बर B-21 रेडर, जो परमाणु पेलोड ले जाने में सक्षम है और बिना चालक दल के उड़ाया जा सकता है, का अनावरण किया है। ठीक है, B-21 रेडर को अब तक का दुनिया का सबसे एडवांस मिलिट्री एयरक्राफ्ट बताया जा रहा है। ठीक है, अमेरिका का दावा है कि इस विमान की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि दुनिया का कोई भी रडार इसे पकड़ नहीं सकता। ठीक, इसे वेपन डेवलपमेंट कंपनी, कौन कंपनी डेवलपमेंट की है इसका? नॉर्थरॉप ग्रुमन ने बनाया है। ठीक है, ये लंबी दूरी का डिजिटल बॉम्बर है जो फुर्तीली तकनीकी और क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए कम्युनिकेट कर सकेगा। इसे हाई एंड थ्रेट एनवायरनमेंट के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। इसकी नेटवर्किंग कैपेबिलिटी भी काफ़ी एडवांस है। इसे आसानी से ख़राब मौसम में भी उड़ाया जा सकता है। ठीक, ख़राब मौसम में संपर्क भी किया जा सकता है, कितना भी ख़राब मौसम हो उसमें भी सक्रियता से काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला दिसंबर 2022 में कितने जिलों में आयोजित किया जाएगा? दोस्तों, ये इसका आयोजन 197 जिलों में किया जाएगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला का। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा 12 दिसंबर 2022 को 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 197 स्थानों पर 197 स्थानों पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला स्थानीय युवाओं को अप्रेंटिसशिप के माध्यम से अपने करियर को सही दिशा देने के उद्देश्य से इन मेलों में कई स्थानीय व्यवसायों को आमंत्रित किया गया है, जिससे कई कंपनियों की भी भागीदारी होगी। ठीक, इससे क्या है, ये युवाओं को अप्रेंटिसशिप के माध्यम से करियर बनाने के लिए मेला आयोजित किया जाएगा। ठीक है, जिसमें उसी क्षेत्र के बहुत से स्थानीय कंपनियों को भी स्थान दिया जाएगा जहां वो रिक्रूट हो सकते हैं। ठीक है, कार्यक्रम के दौरान 5वीं से 12वीं तक कक्षा उत्तीर्ण और कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र धारक तथा ITI डिप्लोमा धारक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। पेरू पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता? सुकांत कदम। दोस्तों, सुकांत कदम ने पेरू पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, सुकांत कदम ने दिसंबर 2022 को पेरू बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियन स्वर्ण जीता है। भारत ने कुल कितने 14 पदक जीते हैं, जिसमें 6 स्वर्ण, 1 रजत, 7 कांस्य जीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 11 दिसंबर 2022 को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। ठीक है, हर साल 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर में मौजूद पहाड़ प्रकृति के अहम अंग है। पहाड़ों का संरक्षण करते हुए सतत विकास को प्रोत्साहित करना ही इस दिवस को मनाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, इसके अन्य बिंदु देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने पहाड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए साल 2002 को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस वर्ष घोषित किया था। किस वर्ष को? 2002 को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत वर्ष घोषित किया था। ठीक है, UN की ओर से 11 दिसंबर 2003 को पहला अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया था। कब पहला पर्वत दिवस मनाया गया था? 11 दिसंबर 2003 को। ठीक, साल 2022 के अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस का विषय क्या है? वुमेन मूव माउंटेन्स। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस 2022 को पर्वतीय महिलाओं को सशक्त बनाने की जरूरत पर जोर देता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। किस देश ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ 200 US मिलियन डॉलर मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किया है? दोस्तों, ये मालदीव है। ठीक,
भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्क देशों के लिए मुद्रा विनिमय सुविधा के तहत मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण किसान मुद्रा अदला बदली के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते से मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण आरबीआई से अधिकतम 200 मिलियन कितना 200 मिलियन डॉलर की राशि किस्तों में निकाल सकता है। ठीक है, यह समझौता अल्पावधि के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगा मालदीव की। ठीक है, अब आइए जानते हैं करेंसी स्वैप होता क्या है। करेंसी स्वैप अथवा मुद्रा विनिमय का से दो देशों के बीच पूर्व निर्धारित नियमों और शर्तों के साथ मुद्राओं के आदान प्रदान हेतु किए गए समझौते या अनुबंध से होता है करेंसी स्वैप का संबंध। ठीक है, सार्क मुद्रा विनिमय सुविधा 15 नवंबर 2022 को लागू हुई थी। कब लागू हुई थी? 15 नवंबर 2022 को। ठीक, यह सुविधा सभी सार्क सदस्य देशों के लिए उपलब्ध होगी बशर्ते उन्हें द्विपक्षीय स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा, तभी ये सुविधा सभी सार्क देशों को उपलब्ध हो पाएगी। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो या मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा फ्रेंड। धन्यवाद।